रात चरण नहीं आया, कहाँ गया है? क्या पढ़ रहे थे? तालाब पढ़े थे? क्या पढ़े थे? तालाब नहीं पढ़े थे, नहर पढ़े थे। नहरों में क्या क्या था? पैंट मार जैसा। नहरों में क्या पढ़े थे? नहरें बताओ। कितने टाइप थे? 2 टाइप में। कौन कौन सी? अबलाग नहरें और नित्य नहरों में विशेषता बैराज बनाते थे। बैराज बना के नहरों में पानी छोड़ा जाता था। और जलाब नहरें, जलाब नहरें क्या थी? जो मुख्य नदी से डायरेक्ट काट ली जाती थी। जब नदी का पानी बढ़ता था या तो नदी का जल लेवल बढ़ा तो फिर नहरों में अपने आप से पानी आ जाता था। ऐसी नहरें क्या हो जाती थी आपकी? मौसमी नहरें या लाभ क्या थी? कौन सा था? आप लाभ नहरें। लाभ ऐसा लग रहा लापता है ना, लापता नहरें। ठीक है, लापता नहरें जिनकी पता कब चले? जब बारिश का पानी आ जाए या नदियों का पानी उसमें आ जाए, नहीं तो वो पूरे साल लापता ही रहेंगी। तो ऐसी नहरें जो लापता है उनको क्या कह रहे हैं? आप लाभ नहरें। बात करेंगे फिर अब तालाबों की। क्या होते हैं तालाब? अरे भैया हिंदी इंग्लिश मत बताया करो, हमें पता है पॉन्ड होता है। पॉन्ड होता है, क्या है ये तालाब? जहां पानी भरा रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया में भूमि का ऐसा स्थान जो समान धरातल से थोड़ा सा नीचे को धंसा हुआ हो, उसमें भूमि का जल आता हो या फिर वर्षा का जल एकत्रित होता हो। सामान्यतः दक्षिण भारत में जो अधिकतर कृषि की जाती है या सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है? तालाबों द्वारा। जबकि उत्तर भारत में सिंचाई की दर तालाबों के क्या है? कम है, ज्यादा है? किससे ज्यादा होती है? नहर से भी ज्यादा किससे होती है? नलकूप। स्पेशली उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूप, उसके बाद नहरें, नहरों के बाद तालाब। और यही दक्षिण भारत में आओगे तो दक्षिण भारत में नहरों से भी नहीं होती इतनी नलकूपों से तो हो ही नहीं सकती। न होने का कारण बता दो। दक्षिण भारत में नलकूपों से कृषि या सिंचाई क्यों नहीं होती? दक्षिण भारत में हाँ बोलते जाओ, क्योंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण भूमिगत जल बहुत नीचे पाया जाता है ना। और पठार को पठारी क्षेत्र में होल करके पाइप को डालना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, यानी कठिन काम है। तो इसलिए वहां पर नलकूपों की अपेक्षा तालाबों से ज्यादा सिंचाई की जाती है। उसके बाद कुएं हो सकते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों कुओं से की जाती है, जबकि उत्तर भारत में जो सिंचाई का काम करा जाता है वो किससे? नहरों से और नलकूपों से। तो तालाब सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो जाएगी आपके? दक्षिण भारत में, क्योंकि यहाँ पर इसकी संरचना कैसी है? किसी लड़की का नाम नहीं है रचना, ठीक है। ये हम वहां के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब देखो जो तालाब होते हैं ना, इनकी स्वतः ही प्रवृत्ति क्या होगी? एक तो ये भूमिगत जल को अवशोषित कर लेते हैं, या इन तालाबों में जो पानी भरा हुआ होता है वो पानी कहाँ चला जाता है? भूमिगत स्वतः ही हो जाता है। अब इन तालाबों को जो वर्षा मिलती है, यानी कि जो जल मिलता है वो कब मिलेगा? वर्षा के टाइम पर। इसके बाद क्या इनमें पानी की मात्रा रहती है? छोटे छोटे गाँव में देखो छोटे छोटे जलाशय होते हैं, बहुत बड़े बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे जलाशयों की बात कर रहे हैं। जब वर्षा हो रही होगी तब उसमें पानी दिखता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखना वो सूख जाते हैं, उसमें पानी नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि मुश्किल होगा, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा तभी रहेगी जब बारिश होगी, और जब बारिश नहीं होगी उसके विपरीत टेम्परेचर हाई होगा तो इनका पानी या तो भूमिगत हो जाएगा या तो वाष्पीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब इसका लिखो तालाब, हेडिंग डालो तालाब। भारत में मुख्यतः तालाबों द्वारा सिंचाई, भारत में मुख्यतः तालाबों द्वारा सिंचाई दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों में की जाती है तथा इसके साथ साथ उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा इसके पश्चात उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल तथा बिहार में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है तथा इन क्षेत्रों में इन तालाबों का प्रयोग मत्स्य पालन, इन क्षेत्रों में इन तालाबों का प्रयोग मत्स्य पालन हेतु विशेष रूप से किया जाता है। मत्स्य पालन हेतु विशेष रूप से किया जाता है। दक्षिण भारत में पठारी भूमि होने के कारण यहाँ नलकूपों द्वारा सिंचाई करना अत्यधिक कठिन है क्योंकि यहाँ भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। इसके विपरीत यहाँ तालाबों की संख्या अधिक है। जो कि इसकी पठारी भूमि की विशेषता है, क्योंकि पठारी भूमि होने के कारण भूमिगत जल होने की दर निम्न है। पठारी भूमि होने के कारण भूमिगत जल होने की दर निम्न है अतः तालाबों में पानी भूमिगत होने की कम है। जल की मतलब भूमि के अंदर जाने की दर क्या है? कम हो गई। लिख के क्या है उसको बता दो जो बोले थे हम ये भूमि जल दर कम है जिस कारण वर्षा का जल तालाबों में अत्यधिक समय तक क्या रहता है?
रहित रहता है। लिखो तालाब द्वारा सिंचाई में समस्याएं। तालाब द्वारा सिंचाई में समस्याएं। पहली समस्या देख लो, तुम लोगों ने ये सुना था इरोजन। क्या होता है इरोजन? हिंदी का इंग्लिश बता दो और इंग्लिश का हिंदी बता दो। इसके आगे तुमको कुछ बताना ही नहीं है। चट्टानों का टूटना इरोजन कहलाता है। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? वैदनिक, है ना। अपक्षय चट्टानों का टूटना, अपर्दन उन टूटे हुए अपघटित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब ये नदियां या पवने या वर्षा का जल जो भी अपरदन करती हैं, क्या इनका काम सीधे नदियों में ही ले जाना है अपसार को? ये तालाबों में भी ले जा सकते हैं। पवने तालाबों में धूल मिट्टी नहीं गिरा सकती है। क्या इन्होंने ठेका ले रखा है नदी में या समुद्र में ही लेके जाना है हमें? है ना। अब जब ये चीजें अपसारी जो पदार्थ है जब इन तालाबों में जाते हैं तो ये तालाब के तल पर बैठ जाते हैं। जब ये तालाब के तल पर बैठ गए हैं तो तालाब को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? भरने का काम करते हैं। अब जब ये भरने का काम करेंगे यानी कि जो अपसार है नीचे जमा होते जा रहे हैं और नीचे जमा होने के कारण इनका जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है, गहराई कम हो रही है, तो जल भरने वाला लेवल भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य कारण है कि जो छोटे बड़े तालाब हैं उनके अपसार आना और उनके भरने की दर कम होगी इनके कंपेयर में जो तालाब छोटे हैं। वो तालाब बहुत अधिक भर जाएंगे, यानी कि सीधे सीधे जो अपसार का जमाव है इनका सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत जल्दी अपसार इसमें जमा हो जाते हैं तो पानी का लेवल कम हो जाता है, जिससे सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। ठीक है, लिखो। जब अपसार जमाव द्वारा अपसार जमाव होने के कारण इन तालाबों में जल स्तर की दर प्रायः कम होती जाती है। जल स्तर की दर प्रायः कम होती जाती है, जिस कारण सिंचाई कार्य सुलभ तरीके से नहीं हो पाता। सिंचाई कार्य सुलभ तरीके से नहीं हो पाता। और सिर्फ इसमें जमाव वाला फैक्टर ही नहीं आएगा, कौन सा वाला भी आ जाएगा? अधिक ताप के कारण अधिक वाष्पीकरण होना और इकट्ठे जल का भूमिगत जल में कन्वर्ट हो जाना भी इसका कारण। दूसरा कारण लिखो, दूसरी समस्या अधिक तापमान के कारण इन तालाबों का जल प्रायः वाष्पीकरण हो जाता है। इन तालाबों के जल का प्रायः वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण इनका वाटर लेवल यानी कि जल स्तर कम हो जाता है तथा साथ ही साथ जल स्तर कम हो जाता है तथा साथ ही साथ यह जल प्रायः भूमिगत जल में भी परिवर्तित हो जाता है तथा साथ ही साथ यह जल प्रायः भूमिगत जल में भी परिवर्तित हो जाता है। अच्छा ये बताओ, इनमें एक तालाब छोटे तालाब है उनमें बहुत कम पानी आता होगा ना, ज्यादा नहीं आता होगा, तो किसान कितना पंप से निकाल के पानी डाल सकता होगा? एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता ना। अगर बहुत छोटे तालाब हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तो कंटिन्यूअसली चल रही है ना। जैसे ही सूरज उगा वैसे क्या है, वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे जल का तापमान बढ़ा और वाष्पीकरण होना शुरू हो गया, वो आपको दिखाई तो नहीं देता है। और भूमिगत जल, चलो ये काम तो जब सूरज निकल रहा है तभी हो रहा है,
और जो भूमिगत जल जा रहा है, भूमि अंदर जल सोख रही है, वो तो परमानेंट सोख रही है ना, उसका तो सूरज से लेना देना कुछ नहीं है। बाष्पीकरण की दर तो तभी होगी ना जब आपका क्या होगा, सूर्य का तापमान अधिक होगा, यानी कि जो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। अब वायुमंडल का तापमान अगर कम रहेगा तो बाष्पीकरण होगा, दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाष्पीकरण अधिक होगा या बाष्पीकरण कम होगा, ये डिपेंड करता है आपके वायुमंडलीय तापमान पर। क्लियर हो गया। अब इस समय बाष्पीकरण की दर कम है और सर्दियों में बाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तभी तो लोग देखते हो खेतों में कोहरा क्यों दिखता है जबकि शहरों में कोहरा कम दिखता है, कारण यहाँ तो बाष्पीकरण का काम ही गाँव में तालाब ज्यादा होते हैं, बाष्पीकरण यहाँ भी है, पर जब बाष्पीकरण होता है तो क्या होती है, हवाएं संघनन होकर बादल बनता है ना, वो ठंडी ऊपर जाके हो रही थी। अब ये तापमान हमको सर्दियों में इतना तापमान नीचे ही मिल गया, तो ये पवनें क्या होती हैं, ये वायु यही ठंडी होके कोहरे के रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक है, और इसमें कोहरा कारण नहीं होता है, इसमें जो धुएं के कण होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके धूल के कण होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ये नहीं होगा, कोहरा नहीं बनेगा। बस यहाँ पर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर ऊपर जाने में वायु ठंडी होती है वो टेम्परेचर आपको क्या मिल जाता है, धरातल के समीप मिल जाता है, इसलिए सर्दियों में वायु नीचे ही ठंडी होकर पूरे का रूप ले लेती है। और ओस इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वो वाष्प वही क्या हो गई, जल का रूप ले लिया और वो टपक गई। अब वहां पर उसको धूल के कण नहीं मिले, संघनन की क्रिया नहीं हुई, इसलिए वो बादल नहीं बना। बादल बनने के लिए आपका धूल के कण होना आवश्यक है। समझ में आ गया? इसलिए आपको सर्दियों में ओस दिखाई देती है। ये वही वायु होती है जिसमें नमी होती है, बाष्पीकरण होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है और क्या हो जाती है, उस टेम्परेचर पर आ जाती है जहाँ वो वाष्प से जल में परिवर्तित हो जाती है। पर जल से किसमें कन्वर्ट होना है, वाष्प में, वो उतना टेम्परेचर इसको नहीं मिलता। अगर इसका उतना टेम्परेचर मिल जाएगा तो आपकी बर्फबारी लिख लिए, वो समस्याएं सब हो गई। अधिकतर दक्षिण भारत में होती है। दूसरा लिख लो, नलकूपों, नलकूप और कुएं। अच्छा, कुओं द्वारा दक्षिण भारत में भी होता है क्योंकि वहां पर क्या है, पठारी भूमि पाई गई है और पठारी भूमि की विशेषता पहले बता दी है, क्योंकि जहां पर वो वर्षा का जल संग्रहित हो जाएगा तो वो जल क्या होगा, भूमिगत जल में कन्वर्ट बहुत जल्दी नहीं होगा। जबकि आज के उत्तर भारत में भूमिगत जल बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जलाशय में जो भरा हुआ जल है वो बहुत जल्दी भूमिगत जल में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है, सूखने वाली। हाँ, मिट्टी तो नहीं है ना, चट्टानी कितना सूखती है, चट्टानों का अपना एक गुण होता है, जब चट्टान गर्म होगी ना तो पानी को बाहर छोड़। लिखो, क्या लिखे, नलकूप और कुएं। हाँ, नलकूप और कुएं। उत्तर भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। उत्तर भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नलकूप होते कैसे हैं ये बताओ मुझे, देखे कैसे होते हैं, बोरे टाइप से होता है ना, एक अंडरग्राउंड क्या डाला जाता है, पाइप डाला जाता है, ऊपर क्या लगाया जाता है, इंजन, है ना, वही इंजन होता है जो बिजली बनाता है। उस बिजली से क्या करता है, टरबाइन घूमती है, बिजली बन जाती है और वो बिजली से इंजन चलता है। जब वो इंजन चलता है वो पानी को क्या करता है, भूमिगत जल को ही ऊपर सोखता है। तो नलकूप बनी तो लगेंगे तो भूमिगत जल होगा क्या, राजस्थान में लग जाएगा, अभी आया है ना जैसलमेर में, अतः पानी निकला, सरस्वती आ गई, तेज सागर आ गया, सब लोगों ने अपने अपने क्या किया, टिप्पणियां इस पर की गई है। तो क्या है वो, जो भी है वो जब रिसर्च हो जाएगी तो खुद ही पता चल जाएगा। तो दक्षिण भारत की अपेक्षा नलकूप कहाँ होंगे आपके, उत्तर भारत में। और जब हरित क्रांति आई थी तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया गया था आपको नलकूपों द्वारा सिंचाई करना। और बताया ना, उर्वरक यानी कि उर्वरकों का प्रयोग, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग, जिसमें संकर बीजों की भी क्या थी,
प्राथमिकता थी, और उसके साथ साथ आपके सब्सिडी के तौर पर नलकूप वगैरह या तालाबों से सिंचाई कैसे होगी, कुएं से सिंचाई कैसे होगी, ये सारी चीजें परंपरागत तरीके से देखें, पुराने तरीकों में देखें तो नहरों से ही पानी निकाल लेते थे, या आपके उसमें तालाबों में पानी होता था उससे भेद कर दिया जाता था, और दूसरी बात कुएं से पानी निकालते थे, है ना। उस समय पाइपिंग वाला सिस्टम तो नहीं था, कुएं का पानी सीधे वही, कुआं में तो क्या है भूमिगत जल और वर्षा का जल तो उसके स्रोत है। कुएं में जल के स्रोत क्या है आपका, एक भूमिगत जल स्रोत हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका वर्षा का जल। जबकि अब भूमिगत जल के लिए स्रोत बताओ जरा, भूमिगत जल के स्रोत सोर्सेस क्या है? भूमिगत जल के लिए सोर्स क्या क्या होंगे? कृषि कैसे हो जाएगी भूमिगत जल के सोर्स? कृषि से तो आप पानी निकाल रहे हो ना, कृषि में तो पानी का उपयोग कर रहे हो, वो कैसे आपको पानी दे रहे हो? भूमिगत जल के सबसे ज्यादा भूमिगत जल भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में कैसे प्राप्त किया जाता है? मतलब भूमिगत जल का जो स्रोत होता है, भूमि को जल कैसे मिल रहा है वो बता दो मुझे। सोर्स समझ में आ गया? वर्षा के जल आपके किस में चला जाता है? वही भूमि में, और वो गीला होके वो धीरे धीरे क्या हो जाता है सोख कर जाता है। ऐसे लो जब तुम्हारे यहाँ बाढ़ आई थी तो कुछ पानी एक्सेस पानी निकल गया, जो नीचे नीचे का रह गया वो कहाँ चला गया? भूमिगत जल हो गया। आगे थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो पानी देखते हो, वर्षा हुई और पानी सीधे अंदर चला गया, एकदम सूख गया। तो ये क्या है? भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या हो गया आपका? वर्षा। नलकूप तो क्या है? हम नलकूप के द्वारा भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। जो आप घर में पानी पी रहे हो कहाँ से आ रहा है? भूमि से आ रहा है ना, नल चला के आते हो। जो आप गवर्नमेंट टैक्स दे रही है वो भी किससे दे रही है? भूमि जल पानी को जो भूमि में संरक्षित पानी है उसी को प्रयोग करके हम इस्तेमाल करते हैं। अब वही पानी को पहले नहीं पता था कि भूमि का पानी कैसे निकाला जाएगा, लोग बस कुएं से कर लेते थे। कुआं करा, उसको कर दिया पक्का, और कुएं में क्या वो सोखता करा था, कुआं होता था तो भूमि के पानी को क्या कर लेता था? इकट्ठा करता रहता था। और फिर जब उसमें कुएं में जल स्तर बढ़ गया, वही पानी हमने क्या करा? पीने के लिए इस्तेमाल करने लगे। उस समय जमाने में कोई टंकी तो नहीं होती थी, ना ही नल होते थे। ये टंकी और ये नल कब आए? जब हम जागरूक हुए, नई नई प्रौद्योगिकी आई, भूमिगत जल को कैसे इस्तेमाल करा जाना चाहिए। तो अब पहले हमने इसको पीने के लिए करा, फिर उसी जल को हम किस में इस्तेमाल करने लगे? हम कृषि में इस्तेमाल करने लगे। तो कृषि में इस्तेमाल करने के लिए हमें एक बड़ा सा पाइप, नलकूप में जो बनता है बड़ा बहुत मोटा सा पाइप होता है ना। अब ये नहीं पता मुझे, मुझसे मत पूछना है कि मैंने उसको जाके नापा नहीं है, बस देखा है कि जो क्या कहते हैं उसको नाद बना के रखते हैं, उसमें पानी बोरिंग करते तो बहुत चौड़ा उसका पाइप होगा। तो नलकूप भूमिगत जल में क्या करते हैं? एक पाइप को आगे डाल दिया, और डालने के बाद वो पानी को ऊपर खींचता है, भूमि के पानी को ऊपर खींचता है, और उस पानी को हम किसी में इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार होता है किसान क्या बनाते हैं, अपने खेत में नाद बना लेते हैं, जिसको बहुत बड़ा सा कहते हैं, वो बना के रख लिया, उसको भर लिया, जब जरूरत होगी तब हम खेतों में पानी डाल देते हैं। कई लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि डायरेक्टली उसी समय ही चलाएंगे जिस समय में खेतों में पानी डालना है, फिर हम बंद कर देते हैं, यानी कि नाद बना के नहीं रखते। क्या बोलते हैं? खेत में बोर करवा लिया और वहीं का वहीं पानी डाल दिया। तो ये चीज क्या है? वही आपको पानी मिल गया। और कई बार होता था, अब तो हर महीने को लगता है कि हर किसान ने अपने खेत में लगा रखी है। पहले नहीं होता था, बहुत अमीर होती है, प्रधान तक खुद का ही जब स्टार्टिंग में आया होगा ये योजना, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो ग्राम के पंचायतों से कह दिया होगा कि आप अपने गांव में 1 या 2 बोरिंग की व्यवस्था, नलकूप की व्यवस्था करवाई, क्योंकि उस जमाने में किसान के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। ये सब सुविधाएं कौन दे रहे हैं? उसको गवर्नमेंट दे रही है। तो एक गाँव में 1 या 2 होते थे, और उसमें क्या है? टाइम से टाइम, मतलब टाइम मान दिया कि आज तुम्हारे गांव में, आज मतलब आज तुम्हारे खेत में, आज तुम्हारे खेत में, आज तुम्हारे खेत में, ऐसा होता था। पहले भी होता था, मैंने 1-2 लोगों को देखा है कि पैसे वाला है उसने अपने खेत में लगवा दिया है, तो वो 10 रुपए या 50 रुपए घंटे के हिसाब से तेल आप दीजिए, और 10 रुपए 50 रुपए घंटे के हिसाब से हम आपके खेत में, आपके खेत में सिंचाई कर देंगे। होता है ये चीज गाँव में।
गांव में जो आपके खेत हैं उनको सिंचाई करने की व्यवस्था दी गई है। और नलकूप से सिंचाई वहीं होगी जहाँ पर क्या होगा, आपका भूमिगत जल का स्तर ज्यादा होगा या बहुत अधिक मात्रा में जल लेवल अप होगा। जहाँ जल लेवल डाउन होगा वहाँ पर भूमिगत जल आपके नलकूप बन जाएंगे पर बहुत खर्चा आएगा। यहाँ पर आपको 10 मीटर या 12 मीटर में ही पानी मिल जा रहा है ना। अब आप इसी में बुंदेलखंड साइड में जाइए तो आपकी यही दर 50, 60, 70 में हो जाएगी। अब ये सोचो 50, 60, 70 में जाने के बाद कितना खर्चा आएगा। तो इसीलिए किसान क्या करता है, वहां पर ये खर्चे से बचने के लिए वर्षा के जल तालाब या कुओं पर डिपेंड रहता है। समझ में आ गई? चलो लिखो, क्या लिखे हो? नलकूपों द्वारा की जाती है क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल का स्तर बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल का स्तर बहुत उच्च है। अर्थात 10 से 11 मीटर, 10 से 11 मीटर इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं करवाते हैं। हो जाता है, आप धीरे धीरे जल का लेवल क्या होता है, डाउन हो रहा है तो आपकी गहराई भी बढ़ती जा रही है, गर्मियों में और डाउन हो जाएगा। क्यों? भूमिगत जल का भी वाष्पीकरण होता है। क्या बचा है? इस समय तुम्हारे मुंह पे पाउडर नहीं लग रहा है, पर गर्मी आएगी तो मुंह पे पाउडर लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? क्योंकि मिट्टी में जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी और मिट्टी कैसी हो जाएगी, शुष्क। इसी शुष्क मिट्टी को जल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। तुम लोग मुझे बता देते हो 10 से 11 मीटर तक जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए उत्तर भारत में नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक प्रचलित। इसलिए उत्तर भारत में नदियों द्वारा सिंचाई, नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक प्रचलित विधि है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है। भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल, भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल। इसके पश्चात नदियां, इसके पश्चात नदियां, तालाब, नहरें आदि, नदियां, तालाब, नहरें आदि भूमिगत जल के स्रोतों में सम्मिलित हैं। भूमिगत जल के स्रोतों में सम्मिलित। समस्या लिखो, नलकूपों द्वारा सिंचाई से, नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण समस्या। पहली समस्या जल स्तर में कमी। पहली समस्या देखो, भूमिगत जल स्तर में प्रायः कमी, भूमिगत जल स्तर में प्रायः कमी लिख ली। दूसरा लिखो, नलकूपों द्वारा जल सींचे जाने पर, जल सींचे जाना अच्छा लगेगा यहाँ पर नहीं, जल निकालने के कारण, ऐसे लिखो जल का उपयोग, ऐसे लिखो नलकूपों द्वारा जल का उपयोग करने के कारण, जब यह जल प्रायः ऊपर चलता है केशिका गुण के कारण, जब यह जल ऊपर चढ़ता है,
इसके साथ जल में घुलनशील पदार्थ भी जल के साथ ऊपर आ जाते हैं। जल के वाष्पीकरण होने के बाद यह खनिज पदार्थ मृदा में जमा हो जाते हैं, जिस कारण नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई होने पर वहां की मृदा अनउपजाऊ तथा बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी भूमि प्रायः पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी मत लिखना, हरियाणा लिखो, दक्षिणी और पश्चिमी। हरियाणा के क्षेत्र में अधिक, पूरी एक बार सेंटेंस बोलना। इस प्रकार की भूमि प्रायः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में बहुलता से पाई जाती है, जहां अधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण भूमि के ऊपर यानी मृदा के ऊपर सफेद चादर जम गई। इन खनिजों की सफेद चादर जम गई। ठीक, ये आपकी क्या होगी? नलकूपों द्वारा समस्या। अब कई बार देखियो आजकल कुओं में भी पाइप लगा दिए जाते हैं, है ना? कुओं में भी पाइप डालते हैं, क्योंकि अब कुओं में भी पहले होता था कुएं का पानी बहुत ऊपर तक होता था। अब जब भूमि का जल भी क्या होता जा रहा है, लेवल कम होता जा रहा है, तो कुओं में भी पानी का लेवल कम होता जाएगा। तो कुओं में जब पानी का लेवल कम होता जा रहा है, तो कुओं में भी हमने क्या कर दिया, पाइप वगैरह डाल दिए गए। कुओं द्वारा सिंचाई प्रायः उत्तर तथा दक्षिण भारत में दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है, परंतु उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में बहुलता से की जाती है। कुआं प्रायः भूमि में छोटा छिद्र होता है, जो मानव निर्मित होता है ना, प्राकृतिक रूप से तो नहीं बने कुएं, मानव निर्मित बनाए हैं। हाँ, कुआं प्रायः, जिसको कुआं ना पता हो वो जान ले, कुआं प्रायः भूमि में एक छोटा सा छिद्र होता है, जो भूमिगत जल को एकत्रित करता है। ये प्रायः कैसे होते हैं? ये प्रायः सोख्ता कैसे होते हैं? ईंटों के बने हुए होते हैं, सोख्ता रूप में होते हैं। आपने सोख्ता टैंक भी सुने हो कि नहीं? पुराने जमाने में टैंक कैसे बनते थे? सोख्ता बनते थे। क्या होता है उसका सोख्ता का मतलब? सोख्ते देखे हो?
टिश्यू पेपर क्या होते हैं? एक सोखता का काम करते हैं। पानी गिर गया और आपने उसको रख दिया, उस पानी को सोख लेते हैं, है ना? ऐसे ही सोखता वाला क्या होता है? सोखता वाले बनते हैं, उसमें ऐसे पत्थर लगाए जाते हैं तो पानी को सोखते हैं। भूमि के पानी को सोख के अंदर एकत्रित कर लिया। और सोखता टैंक का मतलब ये होता है वो ऐसे टैंक का निर्माण करना जो मल को तो एकत्रित कर देंगे, पर मल के साथ जो पानी जाता है उसको सोखकर भूमि में भेज दिया जाता है। सरकारी नल के पास ज्यादा बनते हैं, और गांव में भी जो टैंक बनते हैं वो भी आगे ऐसे ही टैंक बनते हैं। शहर में तो नॉर्मल टैंक ऐसे बनाते ही नहीं, क्योंकि वो उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट आपका नाली में ही डाल दिया जाता है। वैसे अधिकतर क्या बनते हैं, सोखता टैंक का मतलब यही है, जो मल होगा वो एकत्रित कर लिया जाएगा, जो वाटर होगा वो सोख लिया जाएगा। किसके कारण? भूमि के साथ, है ना? भूमि के द्वारा सोख लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके सोखता कुएं बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भूमि के पानी को एकत्रित कर रहे हैं अपने अंदर। भूमि के पानी को क्या कर रहे हैं? अपने अंदर एकत्रित कर रहे हैं। और अपने अंदर जब धीरे धीरे एकत्रित करेंगे तो धीरे धीरे देखोगे एकदम इनका लेवल नहीं बढ़ता है, इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। और जब भूमि का जल का लेवल क्या हो गया? डाउन हो गया, तो इन कुओं का भी लेवल क्या हो गया? डाउन हो गया। वरना पुराने पिक्चरों में देखते होंगे, उसका बेटा कुएं में गिर गया, उसकी माँ कुएं में गिर गई, अंधेर रात में सारे थे कुएं में गिर गए, तो कुएं में गिर गए आदमी मर गए। कुएं से निकलने का कोई कारण वो तो होता ही नहीं था, बनाते नहीं थे ना पहले, थोड़े थोड़े अब बनाने लगे। इसमें देखती हूँ सीढ़ियाँ थोड़ी बना लेते हैं, कोई गिर गया तो उठा लाओ। ना दक्षिण भारत में अधिकतर देखोगे, दक्षिण भारत में ये ट्रेडिशनल है या उनकी तो परंपरा है, हर कुएं में, मतलब हर कुएं में हर घर में कुआं होता है। और पहले क्या होता था, कम से कम गांव में एक कुआं तो होगा। गांव में देखो जाके अभी भी कुएं मिलेंगे, पर आपको गांव के भी कुएं सूख गए मिलेगा, पानी भी है। हाँ, तो मंदिर में जो भी होता है मंदिर का करके लगाते थे। अब यहाँ देखते पीलीभीत में छोटे छोटे होते दो कुएं दिखते थे हमें, एक यहाँ पर नई बस्ती में था, अब तो मुझे लगा पानी नहीं है, बस ऊपर से बंद कर दिया जैसे कोई गिरने वाला है। तो अब वैसे भी कुएं में पानी नहीं रहा, क्योंकि सब लोगों ने कुएं पे डिपेंडेंसी हो गई खत्म। इस पर अब घर में आपके सरकार ने पानी आराम से दे दिया है, और लोगों ने अपना प्राइवेट पानी भी कर लिया है। सेम कंडीशन ये होगी जैसे नलकूप आना हो गए स्टार्ट, तो इंसानों ने क्या करा, अपने खेत में परमानेंट नलकूप लगा दिए। ये बात कहाँ पर आ रही है? उत्तर भारत में। और कुओं पर डिपेंडेंसी हो गई खत्म, तो वो कुओं में क्या कर दिया गया? कूड़ा भरना शुरू कर दिया गया। वो कुएं हो गए तब जब कुएं बंद कर दिए हैं, तो कुओं में पानी का छोड़ना बंद। उत्तर भारत में कुओं से कृषि कम, इसका कारण क्या है? नलकूपों से सिंचाई अधिक होने लगी, तो कुएं हो गए कम। वही वाली बात, जैसे पहले गेहूं अमीरों का खाना होता था, बाजरा गरीबों का होता था। अब गेहूं हर कोई खा रहा है, बाजरा मक्का कोई मुश्किल नहीं रहा। रीजन क्या है? हरित क्रांति में इतना अच्छा हो गया, उत्पादन अच्छा हुआ, जिस चीज का उत्पादन अच्छा हुआ उसकी कीमत वैसे ही कम हो जाएगी। तो गेहूं की कीमत अब लिखो, क्या लिखे हो इसमें? जो भूमिगत जल को एकत्रित करता है। कुएं प्रायः सोखता प्रकृति के होते हैं। कुएं प्रायः सोखता प्रकृति के होते हैं, जो भूमिगत जल को अवशोषित कर भूमिगत जल को अवशोषित कर लेते हैं, जो भूमिगत जल को अवशोषित कर लेते हैं। जो भूमिगत जल को अवशोषित कर लेते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुओं, तालाब तथा उसके पश्चात दक्षिण भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब तथा उसके पश्चात कुओं से की जाती है, जबकि इसके विपरीत उत्तर भारत में कुओं द्वारा सिंचाई प्रायः कम अथवा नगण्य हो गई है। इसके विपरीत उत्तर भारत में कुओं द्वारा सिंचाई प्रायः कम अथवा नगण्य हो गई है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण नलकूपों द्वारा सिंचाई का उपयोग।
सिंचाई के प्रकार। सिंचाई हम कौन कौन से प्रकार से कर सकते हैं? सिंचाई के प्रकार। सिंचाई का मतलब तो समझ में आता है ना, इरिगेशन क्या है? पौधों को पानी देना। तो यहाँ तुम देख रहे हो पिक्चर में पौधों को पानी दिया जा रहा है ना? तो किस किस प्रकार से आप पौधों को पानी दे सकते हो? हाँ, कौन सा? ये वाला, ये वाला फुहार वाला है। आज सारे मैटर तुम पढ़ोगे। आप बहुत जगह करने लगे हैं। पहले यहाँ से टेक्नोलॉजी पहले यहाँ नहीं थी। अधिकतर उन प्रदेशों में होता है जहाँ पर पानी की भूमिगत जल मात्रा नहीं होती है, कहीं पानी और स्टोर करा जाता है, पाइपलाइन द्वारा उसको पानी को खेतों तक लाया जाता है और इनको स्प्रिंग के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ऐसी खेती राजस्थान में हमने पहली बार देखी थी। राजस्थान में करने लगे हैं। करने के लिए यहाँ इसमें क्या होता है? पानी की बचत हो जाती है। लाइन और ये वाली कृषि हर तरह से नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसल होगी उसको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। ये आपके दलहन तिलहन इन चीजों के लिए जहाँ पर पानी की मात्रा कम। हर जगह ये थोड़ी ना कि ये मुझे अच्छी लगती है तो मैं ये वाली ये धान के खेत को लबालब भर भी नहीं पाएगा। धान का खेत लबालब भरा होना चाहिए, है ना? जब तक छल जब पानी डालो सरपात ना हो तब तक धान नहीं होगा। तो लिख लो सिंचाई के प्रकार, यानी कि मेथड या टाइप ऑफ इरिगेशन। अंग्रेज बन के लिखना चाहो तो ये लिख लो और इन्हीं में मैं बताती जाऊंगी। हिंदी ठीक है। देखो ये मैंने कहा था ना, ये पंप जो आजकल कुओं से लगाते हैं और ये भेज दिया जाता है। ये सोचो पानी स्टोर कर रखा है, इसी को हमने पाइप के द्वारा भेजा और ये स्प्रिंग के रूप में यहाँ पर अंडरलाइन पहले से क्या है? पाइपलाइन डाल रखी हुई होती है। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं, क्या कहेंगे? उपसतही सिंचाई। इंग्लिश में लिखना चाहो तो सब सरफेस इरिगेशन। तो पहला मेथड लिखो सतही सिंचाई। आप प्रकारों में पहला प्रकार लिखो सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन। देखो इसके 3 मेथड होते हैं। सरफेस इरिगेशन वैसे समझ में आ रहा होगा। आपने क्या करना है? भूमि की सतह के ऊपर ही पानी देना है। ठीक? क्या हुआ? कौन सा बूटा किसको टच करके गया है? कौन सी आप माइक्रोफोन में देखी? कौन सी थी? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी दिन ये आत्मा बहुत खतरनाक है। ये वाली आत्मा बहुत खतरनाक है सच में। चलो अब इसको समझो। सतही जो आपकी सिंचाई होती है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, हमने भूमि पे पानी छोड़ देना। अगर हम इस कमरे में पानी छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? भर जाएगा। यानी कि इसको हम कह रहे हैं सतही सिंचाई। इरिगेशन 3 तरह का होता है। 3 तरह का, बहुत अलग अजीब से नाम है इसका। नाम भी मैं दिमाग से करता जा रहा है। एक है जल प्लावन। लिखो जल प्लावन सिंचाई। जल प्लावन सिंचाई इंग्लिश में है ही नहीं बेटा। जल प्लावक सिंचाई कर लो, गूगल कर लो, तुम लोग को मिल जाए तो आओगे तुम।
ये प्रायः सतही के अंतर्गत ही 3 प्रकार के हैं। तो पहला प्रकार आपका ये हो गया। पहला प्रकार लिखो, इसमें प्रायः जल अनियंत्रित होता है। इस विधि में प्रायः जल अनियंत्रित होता है, जिसमें किसान जल को सीधे नहर, नदियों, झरनों द्वारा नहर, नदियों या झरनों द्वारा खेत में मोड़ देते हैं। मोड़ देते हैं। अरे नहर निकल रही है, नहर को काट के पानी सीधे खेत में डाल दिया। झरना में अगर पहाड़ों में है, पहाड़ों में झरना होगा तो झरने के पास ही काटा और पानी सीधे खेत में। तो ये कोई आपका नियंत्रित नहीं हुआ ना, इसमें अनियंत्रित है, पानी अनलिमिटेड है। और ऐसे में क्या होगा, जब ऐसे में पानी आपके खेतों में जाएगा तो खेत के मध्य भाग में पानी की मात्रा अधिक और खेत के किनारे पानी की मात्रा कम होगी। समझ में आ गया? लिखो, लिखिए क्या हो, मोड़ देते हैं। अनियंत्रित होता है जिसमें नदी, नहर, झरनों का पानी पूरा या खेत में मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई में खेतों के मध्य भाग में जल स्तर अधिक या जल की मात्रा अधिक, जल स्तर अधिक और जल की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत खेतों के किनारे सतह में जल की कम मात्रा प्राप्त होती है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, अगर हमने नलकूपों से करा, नलकूप का सीधा पाइप हमने कहाँ डाल दिया, खेत के बीच में छोड़ दिया, किनारे में नहीं छोड़ोगे ना, बीच में छोड़ दिया, तो पानी बीच में ज्यादा हो जाएगा, किनारे पे बहुत देर में बहेगा। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरी है आपकी सीमाबद्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट लगा देते हैं। सीमाबद्ध सिंचाई। दूसरा है सीमाबद्ध सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई में प्रायः किसान मेड़ बना लेते हैं, क्यारियां काट लेते हैं ना, देखे होंगे खेत में क्यारियां काट ली, एक क्यारी भरी पहले, फिर उस नाली को खोद दिया, फिर दूसरे में चली गई दूसरी क्यारी, फिर दूसरी क्यारी का बंद कर दिया, अगली में चली गई। तो ये क्या है आपका, जो हम सिंचाई कर रहे हैं, क्यारी बना के खेतों में करी जाती है। देखो ये है प्रायः नियंत्रित, इस प्रकार की सिंचाई प्रायः पूरा क्या लिखा है। इस प्रकार की सिंचाई में किसान प्रायः क्यारियों को बनाकर जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्यारियों को बनाकर जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस प्रकार की सिंचाई में जल प्रायः सभी क्यारियों को कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ऐसी जो क्यारी बना के सिंचाई की जाएगी वो अलग अलग कृषि के लिए लाभकारी होगी या नहीं? क्यारी एक से उसमें तो नहीं बनाई जाएगी। यानी कि गेहूं का खेत है, आपने गेहूं का खेत लगाया, तो गेहूं के खेत में क्या क्यारी बनाओगे, पूरे खेत में गेहूं लगा दोगे। अब कहीं गेहूं के साथ कोई और फसल लगा रही है तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा ना, क्यारी बनानी पड़ेगी। तो गेहूं के लिए पानी अगर कर रहे हैं, धान के लिए पानी ज्यादा है, उसके साथ आपने कोई ऐसी फसल लगा दी जिसके लिए पानी कम लगेगा, तो आपने पानी को नियंत्रित कर लिया। और जब हमें पानी पूरा छोड़ दिया, उसमें नियंत्रित तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही है, ऐसी सिंचाई का प्रायः कब करेंगे प्रयोग, जब हम एक ही खेत में 2 या 3 फसलों को लगाए हुए होंगे। तो लिखिए क्या हुआ, इसमें नियंत्रित कर लेता है तथा प्रत्येक क्यारियों में जल
चला चला के क्यारियां काट दी हैं, फसल ऊपर है और यहाँ पर क्या है, हल से खांचे बना दिए हैं और यहाँ पर पानी छोड़ दिया है। तो इस प्रकार की खेती भी होती है, मतलब इस प्रकार की भी कृषि की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो जो ऐसी सिंचाई की जा रही है वो भी आपकी इसमें आ रही है, सरफेस सिंचाई में आ रही है। तो उसका टाइप किसका है आपका, तीसरा, जिसमें किसान क्या बंद करेगा, खांचे काट देगा और इधर किनारे पर। ऐसे मुझे लगता है अधिकतर जब हम कोई मोटी फसल यानी कि आगे गाजर लगाएंगे, मूली लगाएंगे, आलू हो गया, गोभी हो गया, मूंगफली, मटर, ऐसी चीजें लगाएंगे, उनके लिए होता है जिसमें पानी हमने क्या बहाया, साइड से बहाया। पेड़ों को, पौधों को इतनी जरूरत नहीं थी, बस हमने क्या है पानी अगर छोड़ दिया तो वहां की भूमि क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी और उतना ही पानी सफिशिएंट होगा। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसे जो हम कृषि कर रहे हैं, जो हल के साथ कर रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं पौधों को, वो किसमें, अधिकतर सब्जी वाली फसलों में दी जा रही है। उसके साथ साथ सब्जी के साथ साथ जो हमारे बगीचे होते हैं उनमें भी ऐसे करते हैं, फलों के, है ना, फलों के बगीचे, उनमें भी इसी प्रकार की खेती की जाती है। तीसरे देखो, तीसरी प्रकार की खेती में प्रायः और सिंचाई में प्रायः नाम नहीं है, बस ऐसे लिखो। हाँ, तीसरा तरीका है, देखो तीसरा प्रकार, ऐसे लिखो, तीसरा प्रकार। इस प्रकार की सिंचाई में प्रायः, इस प्रकार की सिंचाई में प्रायः किसान हल से खांचों को काट लेता है, हल से खांचों को काट लेता है, हल से खांचों को काट लेता है। अब तो हल से काटे नहीं जाते, हम किससे काटे जाते हैं, खांचों को काट लेता है तथा इन खांचों में जल के प्रवाह को, तथा इन खांचों में जल के प्रवाह को प्रवाहित कर देता है, या जल को प्रवाहित कर देता है, ऐसे लिखो, जल को प्रवाहित कर देता है, जिससे ऊपर मेड़ पे लगे हुए पौधों को, जिससे ऊपर मेड़ पे लगे हुए पौधों को, मेड़ ऊपर वाली जो होती है, गहरा होगा खांचा और ऊपर हो जाएगा मेड़, होती बन जाती है, जिससे मेड़ पर लगे पौधों को, पौधों की जड़ को, ऐसे मेड़ पे लगे पौधों की जड़ को मिट्टी से जल प्राप्त होता है, मिट्टी से जल प्राप्त होता है। और ये वाली बहुत खतरनाक होते हैं, ये पता ही नहीं चलता कब स्लिप हो जाएगी और कब आप मिट्टी गिर जाओगे, क्योंकि ये मेड़ होती है, बहुत ठोस तो नहीं होती है, एकदम नाजुक सी होती है, पानी पड़ा होता है तो मिट्टी और कैसे लगेगी, और आपने अगर उसमें पैर रख दिया तो समझो हाँ। अब आपको बुगला क्या होता है, अगली हाँ बगला, तो क्या होता है बगला, मिट्टी से बगले से ही जाती है, अच्छा मिट्टी बुरबुरी होती है, अब तो ये बुरबुरी हो जाएगी, इसमें मिट्टी के आपस में कण जुड़े नहीं होते। अगले लिख लो, ये होगी सरफेस वाली। अब लिखो उपसतही सिंचाई, उपसतही सिंचाई, उपसतही सिंचाई, ये सतही थी, आगे लिखो उपसतही सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन। यहाँ पर हम पानी को क्या कर रहे हैं, ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें हम पानी ऊपर नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जमीन के अंदर पाइप को डाल देंगे और उन पाइप में क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। अब जब वो पाइप में छेद हो गया, जब हम उसमें पानी का फ्लो डालेंगे तो पानी अपने आप ही निकल के क्या करेगा, स्प्रिंग रूप में फैल जाएगा। अब स्प्रिंग रूप यहाँ पर ये वाला अलग नहीं होगा, जैसे आप ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दिया, पाइप डाल दिया और छेद बना दिया। इस छेद से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। एक तो ये है इन्होंने ऊपर पाइप दिखाया, एक ये है खेत के बीच में ही अंडरग्राउंड में पानी डाल दिया, पाइप डाल दिया, उसी में होल जरा से बीच में से होल निकाल दिया, उस होल से क्या हो रहा है, आपका पानी निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार की सिंचाई में हम अधिकतर बनाते हैं, जाली वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर, और ऐसी कहाँ होगी, ऐसी भी वहां पर होगी जहाँ पर आपकी बागानी फसलें होंगी, यहाँ पर सब्जी लग रही होगी, है ना।
तो हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं, जो हम किसके लिए करते हैं, सब्जियों के लिए। तो सब्जियों के लिए ये वाली आपकी हमारे गेहूं खाने के लिए वाली फेमस नहीं है, किसके लिए आपके सब्जियों के लिए। ऐसे जिनको हम क्या है, या फूलों वाले है ना, फ्लोरिकल्चर जिसको बोलते हैं, फूलों के लिए लगाया जाता है, तो उनमें भी हम ऊपर से पानी दे देते हैं, तो फूलों में पत्ते गिर भी जाती है और आपके पानी जमीन में चला भी जाता है। तो ऐसे फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लिखो, उपसतही सिंचाई के अंतर्गत प्रायः, उपसतही सिंचाई के अंतर्गत प्रायः जल सतह पर ना, जल को सतह पर ना छोड़कर भूमि के अंदर प्रवाहित किया जाता है, भूमि के अंदर प्रवाहित किया जाता है। इसके अंतर्गत भूमि में पाइपों को, इसके अंतर्गत भूमि में पाइपों को डाल दिया जाता है। देखो ये वाली, देखो एक ऐसे है इस टाइप की, ठीक है, और एक ये दिख रही है आपको, और ये ड्रिपिंग का भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आपके ड्रिपिंग के मेथड भी आ जाते हैं। लिखो, भूमि के अंतर्गत पाइप को डाल दिया जाता है तथा इन पाइपों में जगह जगह छिद्र कर दिए जाते हैं, तथा इन पाइपों में जगह जगह छिद्र कर दिए जाते हैं। ये देखो ऐसे बनाया हुआ है, ये सब सरफेस ड्रिपिंग। तथा जगह जगह फिल कर दे जाते हैं, जिससे पानी को खेतों में सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाए। आगे देखो, फुहारनुमा, फुहार जिसको आप ये कह रहे हो स्प्रिंग वाली, है ना, फुहार सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन, फुहार सिंचाई। फुहार सिंचाई के अंतर्गत सिंचाई प्रायः वर्षा की बूंदों की तरह, ऐसे लगेगा जैसे बारिश हो रही है। सिंचाई प्रायः वर्षा की बूंदों की तरह की जाती है, वर्षा की बूंदों की तरह की जाती है। इसमें सिंचाई हेतु पानी, को पाइपों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है, तथा खेतों में इन पाइप को छोड़ देते हैं, और छोड़ के ऊपर जो वहां पर मुख होता है ना इनका, वहां पर क्या लगाएंगे, गुब्बारा। बचपन में कहते ना गुब्बारे से लगाएंगे, शावर, है ना। इन पाइपों के मुख में शावर का प्रयोग करते हैं, या गुब्बारा हिंदी में लिखो, गुब्बारे का प्रयोग करते हैं।
फुब्बारे का प्रयोग करते हैं, फुब्बारे का प्रयोग करते हैं। और ये फुब्बारे कैसे होते हैं? घूमने वाले होते हैं। ये फुब्बारे प्रायः घूमने वाले होते हैं, जिससे जब खेतों में सिंचाई की जाती है तो ये घूम घूम कर क्या करेंगे? पानी फेंकते हैं और दूर दूर तक फेंकेंगे, जिससे यह खेतों में पानी को घूम घूम कर ऐसे नहीं आप नाचेंगे, वही खड़े रहेंगे और गोल गोल घूमता रहता है। घूम घूम कर सिंचाई या जल की आपूर्ति करते हैं। घूम घूम कर खेतों में जल की आपूर्ति करते हैं। आपूर्ति एक ही होता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगी तो पूर्ति नहीं लिखोगी, आपूर्ति ही पढ़ोगी। अब देखो इसमें जो तरीके हैं, एक ये सॉलिड सेट सिस्टम, ये वहीं पर ही क्या होगा आपका टिका का टिका रहेगा, जमीन के अंदर ही उसको क्या कर दिया है? फिक्स कर रखा हुआ है और वहीं पर उसको लगा दिया, उसको हटाया नहीं जाएगा। एक ये है जो क्या है आपका मूव कर रहा है, खेतों में ही चलता जाएगा और पानी देता जाएगा। इस आपके किसके आपके फुहार के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सेंटर, एक सेंटर है, वहां से पाइप पानी हर जगह जा रहा है, मेन पाइप, और उससे हमने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया हर जगह, ऊपर ही ऊपर हवा में। वहां से क्या कर रहा है? स्प्रिंग कर रहा है, किसके लिए? पानी के लिए खेतों में। तो ये हो गया सेंटर, इसको कहते हैं केंद्रीय धुरी सिंचाई। क्या हिंदी में कह रहे हैं इसको? केंद्रीय धुरी सिंचाई। लिखना चाहो तो लिख लो, ये तरीके हैं किसके आपके? स्प्रिंग के। इसके अंदर जो तरीके लिखे हुए लिख लो, ड्रेनेज सिस्टम, इसके अंतर्गत ही तरीके लिख लो और प्रकार में लो फुहार के। केंद्रीय धुरी सिंचाई, केंद्रीय धुरी सिंचाई, और एक आपका ये रनिंग यानी कि जो जल कैसे हो रहा है, मूव करते करते चल रहा है, वो है आपका मूविंग फुहार, इसको क्या कहेंगे? स्प्रिंग इरिगेशन। इंग्लिश वाले लिख लो, हिंदी में कन्वर्ट कर ले। अब हिंदी में ये नहीं मिला, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में कन्वर्ट कर ले। ये बाद में लिख लेना, इसके बाद अगला लिख लो, ये हटाएंगे नहीं, बाद में नोट कर लेना। अगली लिख लो सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा तो सुने होंगे? नहीं सुने हो? सीढ़ी नुमा सिंचाई अधिकतर आपके चाय की खेती या पहाड़ों पर जो खेती होती है उसको हम सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है सीढ़ी नुमा खेती या सीढ़ी नुमा सिंचाई। ये देखो चार तरीके से बताए थे ना, ये खुली वाली, और ये जो तीसरा तरीका ये था मेड़ वाला जो काट दिया, दूसरा ये है आपकी क्यारी बना के खेतों में पानी डाला, तो तीसरा ये है जो धान के खेत में देखकर हम कौन सा डालेंगे, ये वाला कि पानी को छोड़ दो, और ये चेक इरिगेशन। ये चेक इरिगेशन का तो समझ नहीं आया ये क्या है। चलो अगला लिखो सीढ़ी नुमा सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई प्रायः इसी के अंतर्गत, हाँ, जो पाइप लाइन डाला है इसमें एक सेंटर में क्या होगा आपका पानी, और वो ऐसे चक्कर की तरह बना होता है, खूब ऊंचा पर, वो हमेशा पानी छोड़ता रहेगा। इसमें एक सेंटर होगा और कहीं पूरे उसमें नहीं फैला होगा, धुरी अपनी धुरी पे ही घूम रहा है, इसके नाम से समझ में आ जाएगा। अगला लिखो, क्या लिखे हो? सीढ़ी नुमा सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी बनाकर की जाती है। अच्छा इसमें बताओ, पहली सीढ़ी पर पानी देंगे, लास्ट सीढ़ी पे पानी देंगे? इधर से पहले जा रहे हैं, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। हाँ, ऊपर से पहली सीढ़ी में क्या करेंगे? पानी छोड़ेंगे, और जब
खेती, सीढ़ीनुमा खेती चाय के लिए भी की जाती है। वहां पर क्या होगा, तभी तो वर्षा का जल क्या होता है, अत्यधिक होने के बाद गिरता जाता है। और पहाड़ों पर जब जाओगे तो धान की खेती कैसी हो रही होगी, सीढ़ीनुमा। पहाड़ की चोटी पर छोटा खेत होगा, जैसे ही नीचे जाते जाओगे खेत का आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इस प्रकार की खेती कहाँ हो रही है आपके, प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में तथा चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए की जाती है। जिसमें तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने से तो फायदा तो है, जिसमें पानी, इसमें जल प्रायः इसमें नियंत्रित होगा, अनियंत्रित होगा, नियंत्रित। इसमें जल प्रायः नियंत्रित प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें जल प्रायः नियंत्रित प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जल ऊपर से नीचे की ओर, जल प्रायः ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर जल की आपूर्ति, संभव होती है। इसमें प्रत्येक स्तर पर जल की आपूर्ति संभव होती है। ये वाला तुम्हारा टॉपिक हो गया। टाइप बहुत है, इतने प्रमुख है। जो अब नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि सुधार। क्या है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ये वाली अच्छी लग रही है ना। फसल किसकी लगाई हुई है ये बताओ। फूल गोभी है कि बंदर गोभी है, बंदर गोभी है, बंद गोभी। ये वाला तो टॉपिक हो ही चुका था, अच्छा लग रहा है फिलहाल देखने में। फोटो खिंचवाने जाए तो ये वाला अधिकतर फॉरेन कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा, पार्क वगैरह में स्प्रे करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आपकी मिट्टी भी गीली होती है, घासों को पानी मिल जाता है। नहीं तो हमारे पार्क में जिस दिन पानी लगा होता है उस दिन पता चलता है पार्क में आज एंट्री बंद, क्योंकि पार्क कैसा हो गया है, लबालब। क्यों लबालब में इतनी हंसी क्यों आई तुम लोगों को। ये जो पाइप वाली अंडर वाटर वाली बता रहे थे, देख लो इस प्रकार की भी खेती होती है, जिसमें पानी क्या है, अंदर ही अंदर है। पानी किसको मिला है, पौधों की जड़ों को, बाकी खेत में लबालब नहीं हुआ है। पुदीना, ये पुदीना है, ये पुदीना नहीं लग रहा है हमको। ये मुझे आलू नहीं है, गाजर मूली तो नहीं लग रही। गाजर क्यों थी, खाए नहीं है हम पत्ता, गाजर खाए हम। तो पत्ता मंडी में आता है, हमें दिखता ही नहीं है मंडी में। हमारे जो मंडी वाला, हमारा सब्जी वाला है ना, गाजर लेके आता है, पत्ता लेके ही नहीं आता है। मतलब चलो टॉपिक खत्म करते हैं। क्या लवाबदार है, चिकन लवाबदार। हम तो पनीर लवाबदार सुने थे, हम तो पनीर लवाबदार सुने थे, तुम चिकन लवाबदार कह रहे हो। चलो आज का हमारा जो टॉपिक है, बेटा क्या है भूमि सुधार, बताओ। अब बात नहीं करो, चरण बताओ भूमि सुधार क्या है, क्यों भूमि सुधार कानून भारत में लाया गया, क्या जरूरत पड़ी इसके लिए। चलो तो क्या
कोई मांग लेते हैं। जैसे जो बड़े किसान हैं गांव के, उनसे जमीन लेके मतलब छोटे किसानों को भी देना, मतलब जो गांव के जो बड़े बड़े किसान हैं क्या कहते हैं, उनसे जमीन लेके छोटे किसानों को भी देना। बड़े बड़े किसान को छोटे किसानों को जमीन देना। भूमि सुधार के अंतर्गत मेनली हमारा क्या है, जब हमारा देश यानी कि भारत आजाद हुआ उस समय भूमि को लेके बहुत ही असमानता थी। तुमको पता है कोई भी किसान ऐसा नहीं था जिसके पास खुद की जमीन हो। वो क्या कर रहा था, एक किराएदार के तौर पर काम करता था भूमि पर। और अधिकतर जब अंग्रेज ये जमीन छोड़ के गए तो अधिकतर जमीन का जो हकदार थे वो कौन थे, या तो जमींदार थे या गांव के प्रधान थे या कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति साहूकार वगैरह जमीन के। पुराने में अमरीश पुरी को बहुत देखे हो गया है ना कि लगान दो, इतनी भूमि है। पुराने पिक्चर देखो। अब हम किस में आ रहे हैं, आजादी के बाद। तो हमारे पिक्चर के जो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे, यही तो होंगे, गरीब किसान, विधवा माँ, है ना, या बेचारा गरीब परिवार, यही होती थी उस समय। जैसे तैसे वर्षा पर डिपेंड होता था किसान, बड़ा खुश होता था, घनन घनन घन क्या था वो गाना लगा भूमि में, मेघा आई, है ना, और मेघा आके और चले गए, वर्षा नहीं कर पाए। तो अब आप अगर हम दुगना लगान दोगे, मूवी देखो ना लगान की, दुगना लगान दोगे। अब वो कहता हम आपको दुगना लगान क्यों दें, तो आप हमसे क्रिकेट खेलोगे, क्रिकेट नहीं खेल पाए तो दुगना लगान दोगे, हार गए तो दुगना लगान दिया जाएगा। तो वो दुगना लगान बचने के चक्कर में बेचारा क्रिकेट खेला, और क्रिकेट खेलने के बाद जो अंग्रेज हार गए तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं और चले गए। तो पुरानी पिक्चर से थोड़ा रिलेट करो। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जो वैसे ही भारत में आज भी देखा जाए कितना भी हम जीडीपी में पर पर्सन इनकम काउंट करते हैं, तो एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, जिसकी क्या है करोड़ों में इनकम है, एक व्यक्ति जो कभी 1 रुपया भी नहीं कमाता है, आप उस सबको मिला के क्या दे रहे हो, एवरेज में इनकम दे रहे हो। अगर हम सिर्फ उतने ही लोगों की बात करें जो गरीबी रेखा में अंतर्गत आते हैं, मुझे नहीं लगता है वो 5 रुपए या 2 रुपए प्रति व्यक्ति आय भी निकल के आएगी। समझ में आ गया? तो अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो भारत में असमानता तो पहले ही से विद्यमान है, वो आज भी है, पहले भी थी, और आने वाले कई टाइम तक ये वाली चीज रहने वाली है। तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहली गवर्नमेंट को ये था कि भारत के पास पैसा तो है नहीं, जो है वो क्या है, भूमि है। और भूमि भी किसके पास ज्यादा है, वो ऐसे साहूकार, जमींदार या क्या कहोगे उसको, महाजन लोग थे, उनके पास भूमि अधिक थी। किसान जो बेचारा खेती कर रहा है उसके पास तो जमीन नहीं थी। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको पैसों की जरूरत है, साहूकार के पास काम के लिए जाओगे, आपको तो पैसों की जरूरत है, साहूकार क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि कम से कम पैसा देके ज्यादा से ज्यादा काम करा लिया जाए, कम से कम पैसा देके ज्यादा से ज्यादा काम करा लिया जाए। या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देती है या किसी को भी देती है तो उसके अंदर किसी बिचौले को रखती है, वो बिचौले क्या कर जाता है, ठेकेदार कर जाता है। अब ठेकेदार क्या करेगा, ठेकेदार का उद्देश्य ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं और कम से कम पैसा दूं, तो वो कौन सी लेबर लेके आएगा आपके लिए, कम रुपए वाली। वेरी गुड, क्या कर दिया जाएगा इनके लिए, बहुत अच्छा आंसर दिया, कम रुपए वाली, तो कम रुपए में ही क्यों, उससे क्या होगा, उसको बचत होगी, ऊपर से पैसा ज्यादा देगा कम, बचाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर बिचौलिया का उन्मूलन कम करना था, क्योंकि अगर हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है तो हम कहीं जा रहे हैं, हम एक बिचौलिया तैयार कर रहे हैं किसके लिए, कि आप जाइए और लेके आइए मजदूरों को। इसमें तो बिचौलिया उन्मूलन करना है सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, हमारी किराएदारी व्यवस्था, तो किराए, क्योंकि यहाँ पर किसान क्या हो गए थे, जमीन उनकी थी पर वो जमीन कैसे हड़प ली गई कि आप अपने यहाँ नील की खेती करके, नहीं हो रहा है, पैसे देंगे, हम आपको पैसे देंगे, और पैसे नहीं दे पाए तो ठाकुर जी ने अपने आप क्या अंगूठा लगवाया। किसान क्या था, अनपढ़, अमरीश पुरी ठाकुर था, उसने क्या करा, उसने किसान से अंगूठा लगवाया पेपर पे और कहा तुमने ये देखो अंगूठा लगाया है, तुम्हारी, अब तुम नहीं दे पाए हो, अब ये तुम्हारी जमीन मेरी। तो ऐसे उसने किसानों की जमीन क्या कर दी, हड़प ली। अब उसने कहा कि तुम इस पे खेती करो, अब जमीन तो तुम्हारी नहीं रही, पर जो तुम काम कर रहे हो, जितना पैसा तुम्हें मिल रहा है
उस पैसे से तुम मेरा उधार चुकाना, जिस दिन तुम उधार चुका लोगे उस दिन क्या हो जाएगा, जमीन तुम ले लेना। तो बेचारा क्या करता है, किसान काम नहीं करता था, फसल जो हुई वो उसको दे दी। अब ब्याज ही ब्याज, तो कई बार सूद ही नहीं निपटा पाता है बेचारा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ता रहता है। तो ये क्या है, किराएदार। तो किसान यहाँ पर क्या बन गया, खुद की भूमि के मालिक होते हुए चरण तुम उठो और भाग जाओ, एकदम निकलो बाहर। मैम ये मैं कह रहा हूँ, सूद और ब्याज अलग होता है? तुम पहले सूद और ब्याज की बात हम करेंगे नहीं रहे, नगद और ब्याज होता है। नहीं, अभी आपने सूद और ब्याज बोला, उसी का मैं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो, वो अलग अलग नहीं होता, एक ही चीज होती है। आपने बोला था ना, तो फ्लो में निकल गया, तो मुझसे पूछ लेते। तो बस मैं यही पूछना चाह रहा था मैम, आपको नहीं पूछना था। कहाँ पर बात थी, सूद और ब्याज को छोड़ दो, नगद ही लेने पाता था, तो सूद या ब्याज की बात तो दूर ही रही। उसके बाद यहाँ पर जो किराएदार हो गया, कौन आपका, किसान, क्योंकि उसने अपनी भूमि किसको दे दी, ठाकुर को। वो ठाकुर कौन था, अमरीशपुरी, ठीक, उस ठाकुर को। पर अब हम आजादी से पहले जाएंगे तो वो ठाकुर कोई अमरीशपुरी नहीं हुआ करता, वो ठाकुर अंग्रेज हुआ करता है ना। वो अंग्रेज क्या करते थे, जैसे आपने बहुत सुना होगा नील की खेती, नील विद्रोह हुए है ना। तो नील की खेती, एक तो किसान की जो भूमि थी वो क्या थी, उपजाऊता उसकी कम होती जा रही थी, वो कृषि नहीं करना चाह रहे थे। पर किसान से क्या होता था, जबरदस्ती ये काम करवाया जाता था। और अब तुम्हारी ये भूमि नहीं रही, ये भूमि किसकी हो गई है, हमारी हो गई है। तो ये भूमि जब अंग्रेज गए तो ये भूमि ऑलरेडी किसके पास आ गई, वही आपके महाराज कौन, जो बिचौलिए थे, जमींदार थे, उनके अंतर्गत आ गए। तो अब इन चीजों को उनसे भूमि लेनी थी। तो भारत में भूमि सुधार किसलिए आया, भूमि की असमानता को कम करने। तो भूमि की असमानता को कम करने के उद्देश्य से भूमि सुधार लाया गया। बाद में इस भूमि सुधार में ये जो कह रहे हैं उर्वरता बढ़ाना, ये सब करना, ये हमारी पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि यानी हरित क्रांति नीति आई, जो उत्पादन में वृद्धि करने की दर से थी। पहला जो हमारा भूमि सुधार आया वो इसीलिए आया, भूमि की असमानता को कम करना। लिखो भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार प्राय, भारत में भूमि सुधार प्राय, भारत में भूमि सुधार प्राय भूमि की असमानता को कम करना। भारत में भूमि सुधार प्राय भूमि की असमानता को कम करना, भूमि की असमानता को कम करना था। आजादी के बाद भारत में, आजादी के बाद भारत में आजादी के बाद भारत में भूमि असमानता, भूमि असमानता दर उच्च थी, भूमि असमानता दर उच्च थी, जिसको कम करने के उद्देश्य से, जिसको कम करने के उद्देश्य से अधिशेष भूमि को, अधिशेष भूमि को भूमिहीन, अधिशेष भूमि को भूमिहीन किसानों तथा व्यक्तियों में, भूमिहीन किसानों तथा व्यक्तियों में वितरण करना, वितरण करना था, जिससे वितरण करना था, जिससे भूमि की असमानता, भूमि की असमानता को दूर कर, भूमि की असमानता को दूर कर। अब इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी या कम होगी, कैसे, प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से फल यानी कि उसकी जो इनकम फसल भी लगाएगा और उत्पादकता खेत की भी बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, तो गरीबी भी कम हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य एक नहीं था, भूमि सुधार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कृषि में भी सुधार आएगा, प्रत्येक व्यक्ति को, हर किसी को उस समय रोजगार देना असंभव था, इसीलिए क्या हो गया, भूमि दे देंगे तो कोई ना कोई रोजगार में लग जाएगा। अगर हम भारत में आगे बात करें तो भारत में अधिक से अधिक जनसंख्या
में की गई है वो टैक्स फ्री होती है। और उससे पहले आप मुगल काल देख लो या उससे भी पहले देख लो, तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? कृषि यानी कि राजस्व। जो क्या लगाती थी राजस्व, उस समय व्यापार पर तो नहीं लगता था, कृषि पे ही लगता था ना। तो अब की गवर्नमेंट आपकी कृषि कार्य पर कई बार लोग इससे बचने के लिए जो अपनी भूमि होती है, चाहे वो भले ही बाद में कॉमर्शियल इस्तेमाल कर ले और दिखाएंगे रोड के पास खेतों की खरीदी हमने कृषि के लिए खरीदी, क्योंकि उसका गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। क्या लिखे हुआ इसमें? असमानता को दूर कर प्रति व्यक्ति आय, असमानता को दूर कर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। अब यहाँ पर लिख लो भूमि सुधार आजादी से पहले और आजादी के बाद। स्वतंत्रता पूर्व पश्चात। स्वतंत्रता पूर्व कौन कौन से हुए, स्वतंत्रता के पश्चात कौन से हुए, बस इसका स्ट्रक्चर बना लो, बाकी पढ़ाई करेंगे कल। स्वतंत्रता पूर्व आपके तीन क्या वो आए हैं, भूमि सुधार पश्चात की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पहला आपने स्थायी बंदोबस्त सुना होगा, ये है ना, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। तो पहला लिखो स्थायी बंदोबस्त। दूसरा रैयतवाड़ी किसके टाइम पर आया? हेक्टर मुनरो या लॉर्ड मुनरो, कब आया? 1820 में। उसके बाद तीसरा आया आपका मालवाड़ी, किसके टाइम पर आया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कब? 1822। तो यार लिख लो इसका स्ट्रक्चर बना के। स्वतंत्रता से पूर्व भूमि सुधार के लिए एक आपका है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयत, तीसरा महलवाड़ी, 1822, 1820, 1793। स्वतंत्रता के बाद आपका एक भूमि सुधार अधिनियम बनाया, यानी कि समिति बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेसी कुमारप्पा, नरसिम्हा राव बैतूल सुधार के लिए। कहाँ क्या बताया ये लिख लिए हो, जेसी कुमारप्पा। हाँ, कुमारप्पा। भूमि सुधार समिति बनाई गई आजादी के बाद 1950 और 1951 में आपका भूदान आंदोलन चलाया किसने? 1950 में ये समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे? 1951 भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे। दूसरा 1955 ग्रामदान आंदोलन, ये भी विनोबा भावे ने चलाया। और इसके बाद आया भूमि हकबंदी अधिनियम और भूमि हकबंदी कानून, जो 2 चरणों में चलाया गया, 1970 और 1972। रैयतवाड़ी में मुनरो, लॉर्ड मुनरो या हेक्टर मुनरो कहा जाता है। मेरे को तो हेक्टर मुनरो से याद है। और हेक्टर मुनरो के टाइम पर क्या हुआ था आपका? हेक्टर मुनरो नहीं होंगे, लॉर्ड मुनरो। लॉर्ड मुनरो, हेक्टर मुनरो के टाइम पर तो आपका वो युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो ये सब कर लिखवाएंगे, स्ट्रक्चर बना लो। महालवाड़ी किसने चलाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
देखो ये तुम्हारा पूरा उसमें पड़े हुए होंगे, किसमें, हिस्ट्री में। तो ये बस इसकी सन दिखा दी गई है, किस किस के टाइम पे चला था। क्षेत्र क्या है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। कर लिया हो, चलो।